हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप लोग के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग की जो भूगोल वाली बुक है ना, उससे होने वाले हैं। देखिए, इसमें मैंने बहुत सारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इधर बहुत सारा आप लोग देख सकते हो, इधर बहुत सारा मैंने ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना। इस वीडियो से डिट्टू आप लोग के एग्जाम में, जी हमें दोस्तों, ऑप्शन सहित क्वेश्चन फंसेंगे, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। लेकिन उससे पहले कहूंगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो 2020 का भी आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये आया था। क्वेश्चन क्या है कि भूमि एक और डाट 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 संसाधन है, और इसमें भरना है कि किस प्रकार का संसाधन है। और यहाँ पे चार्ट है, ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, यहाँ में मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, यहाँ दो ऑप्शन मतलब डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो भूमि किस प्रकार की संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है। आपका ये मान लीजिए तीन ही ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही ऑप्शन में दो जगह टाइप कर दिया है। तो देखो, भूमि, यार भूमि कैसे संसाधन, मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा थोड़े बनाई गई है। सौर ऊर्जा से निर्मित मतलब ये सौर ऊर्जा से निर्मित थोड़े है भूमि। भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तो ये दो ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं देगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई अलग एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। ओके, उपयुक्त मतलब अच्छी। ठीक है, कपास की जो खेती होती है उसके लिए कौन सी मृदा यानी मिट्टी, कौन सी उपयोगी मिट्टी है, कौन सी उपयुक्त मिट्टी है। क्लियर? काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। देखिए यहाँ पे भी लेटराइट मिट्टी, यार मान लीजिए यहाँ पे मैं लाल मिट्टी कर देता हूँ। ठीक है, चलिए सब टाइपिंग जितनी भी मिस्टेक है मैं आपको बताता चलूँगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है? तो भाई, जो काली मिट्टी होती है ना, वो कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट होती है। ये आप लोग याद रखना, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि मतलब कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है और कहाँ पाई जाती है। तो मतलब कपास की खेती के लिए ना काली मिट्टी उपयोगी है। क्लियर है? और यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्लियर? चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली, लाल, जलोढ़, सीमेंट। तो देखिए, काली काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट मिट्टी का एक प्रकार नहीं है। और वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिट्टी का एक प्रकार नहीं है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग का चौथा प्रश्न कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। मतलब पंजाब में भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि की गुणवत्ता मतलब जो कम हो गई है, उसका क्या कारण है? गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो कारण है वो अधिक सिंचाई है। ये सारे के सारे प्रश्न भाई इतने इंपॉर्टेंट है ना, मैं बता नहीं सकता। ठीक है, आप देखिएगा आपके एग्जाम में ना D2 ये ऑप्शन सहित क्वेश्चन फंसेंगे, आप देखना। ठीक है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आप स्क्रीन पे देखो, पांचवा ना, हाँ चौथे के बाद हम लोग को पांचवा की, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे नवीकरण योग्य के उलट के मतलब देखते हैं संसाधन और आगे नहीं पढ़ते हैं, फिर गलत कर जाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है। ठीक है, पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन, वन, इसमें से आप बताओ। ठीक है, देखो ऐसे प्रश्न को अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए आपको मालूम रहना चाहिए कि नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं या अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं। तो मतलब मैं इसमें लंबी लंबी मैं वीडियो बनाया हूँ लेसन वाइज, तो उसमें मैं बताया हुआ है। तो देखो सिंपल यहाँ बताता हूँ, नवीकरणीय संसाधन में संसाधन होते हैं ना, मतलब हम जिनको पुनः उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पवन ऊर्जा मतलब वही ऊर्जा, पवन ऊर्जा मतलब वही एक तरह से मतलब वायु हो गई। ठीक है, जल हो गया। देखो जल से हम लोग क्या करते हैं कि मतलब बांध बनाकर नीचे टरबाइंस लगाकर उस पर मतलब गिराकर बिजली प्राप्त करते हैं, और फिर वो जल आगे आकर फिर उसको सिंचाई में उपयोग कर लिया जाता है। तो हम जल को एक बार से अधिक बार प्रयोग कर लिए। ठीक है, लेकिन आप जो डीजल पेट्रोल होता है उसको आप एक बार गाड़ी में भर देते हो, एक बार के अलावा उसको नहीं फिर यूज कर सकते। रसोई गैस है यानी जो LPG, उसको दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। तो वही नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन है जिनको आप पुनः उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो पवन ऊर्जा को आप पुनः उपयोग कर सकते हो। ठीक है, यानी वायु को, हवा को, जल को भी कर सकते हो। वन को, वन मतलब वही मतलब वन को, लकड़ियों को आपने काट लिया। ठीक है, घर में यूज कर लिया। फिर मान लीजिए किसी का घर को मतलब
गिराना पड़ा तो घर को गिराकर उसकी लकड़ियों को फिर आप मतलब कहीं और यूज कर सकते हो, लाइक फिर उससे घर बना सकते हो या फिर उसका कई जगह पे जलाने में भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन जीवाश्म ईंधन जो है ना भाई, इसका उपयोग आप दोबारा नहीं कर सकते। तो निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? तो ये तो जीवाश्म ईंधन क्या है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो यहाँ पूछ रहा है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, तो ये नहीं है क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधन है और ये सारे नवीकरणीय संसाधन है। क्लियर? अब चलिए, तो ये आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न है कि रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ओके, तो देखो रियो डी जेनेरो एक मतलब शहर है, ठीक है, ब्राजील में स्थित। उसमें आपका 1992 में, वर्ष 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रियो डी जेनेरो में आयोजित और पर्यावरण और विकास, ये रियो डी जेनेरो पृथ्वी शिखर सम्मेलन या इसको पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहा जाता है, जिसको आप शॉर्ट में UNCED मतलब बोला जाता है, ठीक है। क्या? UNCED, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हो। बाकी आप इतना केवल याद रखिएगा कि रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपके आता है। तो हमने 6 ठे क्वेश्चन कर लिया। अब चलिए यहाँ पे मैं 7वां क्वेश्चन आपको, देखिए मैं चीज़ें एकदम एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ एक एक, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं बस ये क्वेश्चन पढ़ता ये आंसर, क्वेश्चन पढ़ता ये आंसर, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से एक एक चीज़ें आप पढ़ोगे ना तो आपको डीप में नॉलेज रहेगी, फिर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही उपयोग कर आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उनको आप बना सकते हो। क्लियर? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन अजैवीय संसाधन है? ठीक है, चट्टाने, मनुष्य, पशु, पौधे। देखिए 2 चीज़ें होती है, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन, ठीक है। जैव संसाधन, सिंपल जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त होता है, ठीक है, जिनमें जीवन होता है। और अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है। तो निम्नलिखित में कौन अजैव संसाधन है? तो आपको सीधे यहाँ फर्स्ट ही ऑप्शन दिख रहा है कि चट्टान है, क्योंकि चट्टानों में जीवन तो व्याप्त होता नहीं है, ठीक है। मनुष्य, पौधे और पशु में ये हम मानते हैं कि जीवन व्याप्त होता है, ठीक है। मनुष्य में जीवन है ही, पशु में है ही और पौधों में भी माना जाता है कि जीवन है, ठीक है। तो ये जो चट्टाने हैं ये इसका ऑप्शन सही होगा। क्लियर? पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। देखो पर्वतों पर जो मृदा अपरदन का जो साधन है या कारण है एक तरह से, तो वो है हिमनद। क्लियर? उसके बाद 8वें के बाद 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ओके, देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन डालना ही भूल गया, तो मैंने ये हमने अभी पीछे पढ़ा कि महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र जिसको आप बोलते हो वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन आए तो उसमें आप टिक लगा देना, ये ऑप्शन आपका रहेगा, ठीक। उसके बाद देखिए लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, मतलब लाल और पीली दोनों का मतलब एक तरह से कॉम्बिनेशन, ये कहाँ पाया जाता है? तो मालवा प्रदेशों में मतलब ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये आपका 10वां था और अंतिम प्रश्न था, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कर लेते हैं। देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 2-2 मार्क में पूछते हैं और कुछ इधर प्रश्न होंगे जो बड़े थे वो 3 मार्क में आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक इन चीज़ों को भी। देखिए भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा या मिट्टी पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, कई साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो देखिए भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। यह बहुत अधिक उपजाऊ और गहन कृषि योग्य होती है। देखिए आप यहाँ तक भी लिख देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ को आप थोड़ा लिख दोगे तो आपका मतलब ये और मतलब आंसर अच्छा हो जाएगा कि यह बहुत अधिक उपजाऊ और गहन मतलब बहुत कृषि योग्य होती है। ये तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। आप एक बार समझिए कि भाई ये उपजाऊ होती है, ठीक है, और उपजाऊ होती है तो भाई इस पे कृषि यानी मतलब जो भी फसलें हैं अच्छी उगेंगी, तो ये तो आप बनाकर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, और इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को याद रखना। चलिए चादर अपरदन किसे कहते हैं? ये सारे के सारे क्वेश्चन समझिए कि आपके मतलब पीछे आ चुके हैं, ठीक है। तो चादर अपरदन क्या है? तो देखिए कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, उसे चादर अपरदन कहते हैं। मतलब सिंपल सा है, आप देखे होंगे आप अपने इलाके में कि मतलब जब बाढ़ आती है ना, तो जो ऊंचे ऊंचे मतलब टीले होते हैं उन पे से देखते हैं कि मिट्टियाँ दहकर मतलब नदी के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो ये मिट्टियों का ही बहकर चले जाना मतलब उच्च से मतलब खलार चीज़ों में, ठीक है। तो
इसी को हम बोलते हैं चादर अपर्दन। तो आप अपनी सिंपल भाषा में आप इसको अलग अलग भी तरीक़ों से लिख सकते हो कि जब बाढ़ आती है तो ऊंचाई पे स्थित मिट्टियाँ कटकर जल के साथ मतलब जो मतलब नीचे वाला भाग होता है उसमें चली जाती है। इसी को हम चादर अपर्दन कहते हैं। तो आप अपने भाषा में सिंपल भाषा में भी बनाकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते भैया। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत के पठारी भागों में दक्षिण और पूर्वी भागों में आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इस मिट्टी की दो विशेषताएं बताइए। तो देखिए दक्षिण भारत के पठारी भागों के दक्षिण और पूर्वी भागों में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी की दो विशेषताएं निम्न हैं। क्या? इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन वही फास्फोरस और वनस्पति का कम अंश होता है, मतलब और फास्फोरस कम पाया जाता है और जो वनस्पतियाँ होती है वो भी कम पाई जाती है। तो ये दो विशेषताएं हैं। बाकी ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको आप याद रखना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं भी याद मतलब रखना चाहते हो तो छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किन आधारों पर भारत की मृदाओं को बांटा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए भारत की मृदाओं को उनके रंग पे, ठीक है, उनके आयु पे और उसकी गुणवत्ता के आधार पे अलग अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है। सिंपल ये आप मतलब लैंग्वेज में ये आंसर है, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आप अब ऐसे लिखिएगा कि किन आधारों पर भारत की मृदाओं को बांटा जा सकता है। तो भारत की मृदाओं को उनकी आयु, एक तो मतलब उनकी एज कितनी है, आयु, उनकी उर्वरता कितनी मतलब है, कितनी वो उपजाऊ है, उसके आधार पे, ठीक है, या उनके रंग के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। ऐसे आप आंसर इसका लिख सकते हो चौथे प्रश्न का, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है, ठीक है। तो भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, ठीक है, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा पाई जाती है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे पवन अपर्दन किसे कहते हैं, ठीक है। पवन अपर्दन क्या होता है? सेम ऊपर हमने चादर अपर्दन देखा था कि मतलब जो जल होता है मिट्टी के ऊपरी भाग को बहाकर अपने साथ लेकर चला जाता है, तो उसको हम चादर अपर्दन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पवन अपर्दन है, मतलब वही मिट्टी के ऊपरी भाग को अपने साथ उड़ाकर ले जाना ही चादर अपर्दन कहलाता है। देखिए पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका आंसर सिंपल सा है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये हम लोग के 6 प्रश्न हो गए, आगे चलते हैं। हम लोग 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 1 मिनट यहाँ, चलिए यहाँ हम लोग 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या है कि वन मृदा की दो विशेषताएं बताइए, मतलब वन मृदा की हमें दो विशेषता बताना है, ठीक है। तो वन मृदा की दो विशेषताएं निम्नलिखित है, ऐसे लिखेंगे। और फर्स्ट लिखेंगे कि नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है, ठीक है। सेकेंड आप लोग क्या लिखोगे? सेकेंड आप लोग लिखोगे कि हिमालय के हिम क्षेत्रों में ये अधिसिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। इसको आप छोड़िए, आपको याद नहीं रहेगा, मैं जानता हूँ। सिर्फ इतना लिखिए कि ह्यूमस रहित होती है, मतलब इनमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये वन मृदा की दो विशेषताएं हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला है 8वां कि मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो देखो मरुस्थलीय मृदा, इसमें जल की मात्रा सिंपली आप ऐसे ही जानते हैं कि जल की मात्रा कम पाई जाती है, तो ये भी एक विशेषता है। तो मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। फर्स्ट, ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है, ठीक है। इन मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। देखिए ह्यूमस और नमी मीन्स वही जल की मात्रा कम होती है। तो ये विशेषताएं हैं किसकी? मरुस्थलीय मृदा की। बाकी ये आपका मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पुटअप किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है 9वां, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। ओके, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप उसको कोई दिक्कत नहीं, मैं साथ में पढ़ ही दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 3 राज्यों के हमें नाम बताने हैं जहाँ काली मृदा पाई जाती है। तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र भाई, मैंने आपको बताया। उसके बाद सौराष्ट्र, उसके बाद मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ पे कई से राज्य लिखा हुआ है, लेकिन मेनतः इसका क्षेत्र महाराष्ट्र ही है, ठीक है। तो इन मतलब चारों को आप लोग याद रखना कि तो आप 4 याद रखेंगे तो 3 यहाँ बोला है तो 3 ही लिखना कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी पाई जाती है। इस पर कौन सी फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है? तो आप लिख देना कि इस पर कपास,
की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है? बस इसका सिंपल सा आंसर है। ऐसे मैंने कई इसमें बहुत सारा डिटेल में लिखा है कि काली मृदा का रंग काला होता है, इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। तो ये जानकारी के लिए आप इसको भी याद रख सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है, और आपको ऑप्शन देता है कि काली, लाल, पीली, ऐसे मतलब मृदाओं के नाम देता है। तो आप जानते रहोगे तभी तो ये मार मतलब ऑप्शन में सही ऑप्शन मार पाओगे। ठीक है, तो काली मृदा का रंग काला होता है, इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, इस पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। ये इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब 10वां प्रश्न देखते हैं कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दिए। तो देखिए, अभी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा कि जैव संसाधन क्या होते हैं, कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन, मत्स्य, मत्स्य मछलियाँ आदि। ठीक है, क्योंकि इनमें जीवन व्याप्त होता है। ठीक है, और अजैव संसाधन क्या होते हैं भैया, कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, यानी जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें हो गई, धातुएं हो गई, ये सब क्या है, ये सब आपकी अजैव संसाधन के अंतर्गत आती है। तो ये हमने 10 थे, ये हम लोग आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, और शायद उसमें भी 10 थे हम लोगों ने, शायद मुझे याद नहीं, हाँ शायद 10 ही थे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। तो इन 20 प्रश्नों को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। देखिएगा इसमें से आप लोग के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं जानते तो ये 85 42 86 64 46 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये भी ले लीजिए। इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक कर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जहां आपको वीडियोज का लिंक, उसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ मिलते रहते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिर से बोलता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चैनल पे इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोज मैंने डाल चुका है पहले, तो अगर आप अभी तक उनको नहीं देखे हैं तो सबका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक कर आप जाकर उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार की मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।